दो दिन मिले उधार में, घाटे के व्यापार में, क्षण क्षण का हिसाब जोड़ू या पूंजी शेष लुटाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। ये सिर्फ एक कविता की पंक्तियां नहीं, ये उस इंसान की सोच थी जिसने राजनीति में लगभग आधी सदी बिताई। विपक्ष में बैठे तो अपनी आवाज से सत्ता को चुनौती दी, सत्ता में आए तो ऐसे फैसले लिए जिनकी गूंज देश की सीमाओं से बहुत दूर तक सुनाई दी। और जब देश ने युद्ध देखा तो उसी नेता ने शांति की बात भी की और सीमा की रक्षा के लिए कठोर फैसले भी लिए। और इस शख्स का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। 16 अगस्त, वही तारीख जब 2018 में भारत ने अपने एक ऐसे नेता को खो दिया था जिसे सिर्फ उनकी पार्टी के लोग नहीं बल्कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग भी सम्मान देते थे। लेकिन अटल जी को याद करने का मतलब सिर्फ उनकी पुण्यतिथि पर 2 शब्द बोल देना नहीं है। असली बात तो ये है कि आखिर इस इंसान में ऐसा क्या था कि उनके जाने के इतने साल बाद भी जब भारत की राजनीति, विदेश नीति, परमाणु शक्ति या संसद की गरिमा की बात होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अपने आप सामने आ जाता है। क्योंकि अटल जी की कहानी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके घर में पिता शिक्षक थे, जिसकी जिंदगी में कविताएं बहुत पहले आ गई थी, जिसने पत्रकारिता की, संसद में विपक्ष की आवाज बना और एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का नया परिचय दे दिया। कहानी शुरू होती है ग्वालियर से। 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म एक साधारण शिक्षक परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल शिक्षक होने के साथ साथ हिंदी और ब्रज भाषा के कवि भी थे। घर में भाषा थी, साहित्य था और विचारों की दुनिया थी। शायद यही वजह थी कि अटल जी के भीतर शब्दों के प्रति जो संवेदनशीलता पैदा हुई वो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी आधिकारिक जीवनी भी बताती है कि उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति और विदेश मामलों में रुचि दिखाई और बाद में पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। और अटल जी के बचपन से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा उनकी बोलने की कला को समझाता है। कहा जाता है कि स्कूल में एक बार उन्हें मंच पर भाषण देना था। उन्होंने भाषण खूब याद किया लेकिन मंच पर पहुंचते ही सब भूल गए। घर लौटे तो माँ से अपनी परेशानी बताई। माँ ने समझाया कि भाषण सिर्फ याद करके मत बोलो, अपने मन से बोलो। शायद उस छोटी सी सीख ने आगे चलकर भारत को एक वक्ता दे दिया जिसकी आवाज संसद में उठती थी तो विरोधी भी चुप होकर सुनते थे। और फिर अटल जी ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने शब्दों को अपना हथियार बना लिया। पत्रकारिता में आए, लिखा, विचार रखे और 1951 में भारतीय जनसंघ से जुड़ गए। उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी राजनीतिक यात्रा जो 4 दशक से ज्यादा समय तक संसद के भीतर और बाहर चलती रही। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक वे 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब राजनीति में उनकी पहचान एक बड़े विपक्ष के नेता के रूप में बन चुकी थी। संसद में वो सरकार की आलोचना करते थे लेकिन उनकी आलोचना में भाषा की मर्यादा रहती थी। यही वजह थी कि विरोधी दलों के नेता भी उनकी वक्तृत्व क्षमता का सम्मान करें। 1994 में उन्हें बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का सम्मान भी मिला। आधिकारिक प्रशस्ति में उन्हें राष्ट्रीय नेता, प्रखर वक्ता, कवि, साहित्यकार और पत्रकार जैसे अनेक रूपों में सम्मानित किया गया था। फिर आया साल 1996। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने लेकिन सरकार सिर्फ 13 दिन ही चली। बहुत लोग यही उनकी कहानी खत्म मान सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की असली पहचान सिर्फ इस बात से नहीं बनी कि उन्होंने कितनी बार सत्ता हासिल की। उनकी पहचान उस वक्त बनी जब उनके पास सत्ता थी और फिर भी उन्होंने सत्ता से बड़ा कुछ और चुना, देश और लोकतंत्र। संख्या उनके साथ नहीं थी और आखिरकार उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जिस अंदाज में अटल जी ने सदन में अपनी बात रखी वो भारतीय संसदीय इतिहास का एक यादगार पल बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, देश आज संकटों से घिरा हुआ है। ये संकट हमने पैदा नहीं किए हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ी है संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। और फिर वो शब्द आए जिन्हें शायद भारतीय राजनीति की सबसे यादगार पंक्तियों में गिना जाना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सोचिए, एक प्रधानमंत्री अपनी सरकार बचाने के लिए आखिरी वक्त तक जोड़ तोड़ करने की बजाय सदन में खड़े होकर कह रहा था कि सरकार चली जाएगी तो चली जाए लेकिन देश और लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। यही वो क्षण था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ एक राजनीतिक दल के नेता से कहीं बड़ा बना दिया। उनकी सरकार चली गई
लेकिन वो भाषण इतिहास में रह गया और शायद यही वजह है कि आज भी अटल जी की चर्चा होती है तो पोखरण और कारगिल के साथ साथ 1996 का ये भाषण भी याद किया जाता है। लेकिन अटल जी की कहानी में शायद सबसे दिलचस्प बात यही थी कि वो हार कर गायब होने वाले नेता नहीं थे और 1998 में जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने तब उनके सामने सिर्फ सरकार चलाने की चुनौती नहीं थी, सामने एक ऐसा फैसला था जो आने वाले पीढ़ियों तक भारत की रणनीतिक पहचान तय करने वाला था। राजस्थान का पोखरण, चारों तरफ रेगिस्तान, ऊपर आसमान और नीचे जमीन में एक ऐसा राज छिपा था जिसकी भनक दुनिया को नहीं लगनी थी। 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 पर भारत ने पोखरण में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। इस पूरे अभियान को ऑपरेशन शक्ति कहा गया। लेकिन असली रोमांच सिर्फ धमाके का नहीं था, रोमांच था कि भारत ने इतनी बड़ी तैयारी दुनिया की निगरानी के बीच कैसे छुपाई। वैज्ञानिकों और सेना ने बेहद गोपनीय तरीके से काम किया। अमेरिकी सैटेलाइट सर्वेलेंस से बचने के लिए कई गतिविधियां रात में की गई और वैज्ञानिकों की पहचान तक छिपाई गई। कुछ रिपोर्टों में वैज्ञानिकों के सैन्य कपड़े पहनकर आने जाने और कोड नेम्स इस्तेमाल करने का भी उल्लेख है। एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम इस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक चेहरों में से एक थे। और फिर आया वो पल, प्रधानमंत्री आवास में पत्रकारों को अचानक बुलाया गया। किसी को ठीक से पता नहीं था कि क्या होने वाला है। पोडियम लगा था, तिरंगा सामने था और फिर अटल बिहारी वाजपेयी बाहर आए। उन्होंने कागज संभाला और कहा, आज 3:45 पर भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। सोचिए कुछ सेकंड की वो घोषणा और उसके बाद पूरी दुनिया में खबर फैल गई, इंडिया इज नाउ अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। लेकिन यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है, इस फैसले का श्रेय खुद अटल जी ने केवल अपनी सरकार को नहीं दिया। वो अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका को याद करते थे। 1998 के बाद अटल जी ने संकेत दिया था कि राव ने पहले ही वैज्ञानिक तैयारी को आगे बढ़ाया था और उनके शब्दों में उन्होंने मूलत बम तैयार होने की जानकारी दी थी। अटल जी ने आगे बढ़कर परीक्षण करवाया। यानी अटल जी के लिए राजनीति सिर्फ मैंने किया कहना का नाम नहीं थी, वो अपने पूर्ववर्तियों के योगदान को भी स्वीकार करते थे। लेकिन पोखरण के बाद दुनिया का रवैया बदल गया। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, प्रतिबंध लगे और अमेरिका समेत कई देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। अटल जी का संदेश साफ था, भारत अपनी सुरक्षा से जुड़े फैसले खुद लेगा। और यहाँ अटल जी के व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू सामने आता है। एक तरफ परमाणु शक्ति, दूसरी तरफ शांति। कुछ ही महीनों बाद अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आए। फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर के लिए बस चली, सदाए सरहद। अटल जी खुद उस यात्रा का हिस्सा बने। जिस प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले भारत को परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा किया था, वही प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जमीन पर जाकर शांति की बात कर रहा था। यह विरोधाभास नहीं था, शायद यही अटल जी की सोच थी। वो मानते थे कि ताकत का मतलब हमेशा युद्ध नहीं होता, कभी कभी ताकत का मतलब होता है इतना मजबूत होना कि आप शांति की पहल आत्मविश्वास के साथ कर सकें। लेकिन इतिहास ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। लाहौर की बस और दोस्ती की कोशिश के बाद अचानक खबर आई कि भारतीय क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर घुसपैठ हुई है। अब सवाल सिर्फ सीमा का नहीं था, सवाल भरोसे का था। अटल जी के सामने मुश्किल फैसला था, शांति प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन सीमा पर कब्जे की कोशिश को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और महीनों चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने अधिकार कब्जाई गई चोटियों को वापस हासिल कर लिया। कारगिल ने अटल जी की विदेश नीति का दूसरा चेहरा दुनिया के सामने रख दिया था। शांति की कोशिश हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं। यही वजह है कि अटल जी की राजनीति को सिर्फ नरम या सिर्फ कठोर कह देना उनकी पूरी तस्वीर को छोटा कर देता है। और अगर कोई पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो शायद जवाब होगा कि उनकी भाषा। वो संसद में बोलते थे तो लगता था जैसे कोई कविता पढ़ रहा, लेकिन उस कविता के पीछे राजनीतिक तर्क भी होता था और राष्ट्रीय दृष्टि। उनकी पंक्तियां, टूट सकते हैं मगर झुकेंगे नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, सिर्फ कविताओं की पंक्तियां नहीं थी, उनके पूरे राजनीतिक जीवन में इसका असर दिखाई देता है। लेकिन अटल जी सिर्फ शब्दों के नेता नहीं थे। उनके कार्यकाल में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कनेक्टिविटी और एजुकेशन पर भी कई महत्वपूर्ण पहल हुई। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने देश में प्रमुख महानगरों को हाईवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम किया। सर्व शिक्षा अभियान को उनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया गया। उनकी सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए अलग मंत्रालय जैसी संस्थागत पहल भी की। यानी अटल जी की कहानी सिर्फ पोखरण की कहानी नहीं थी और सिर्फ कारगिल की भी नहीं है। उनकी सोच में एक ऐसा भारत था जो मजबूत भी हो, आधुनिक भी हो और अपनी सभ्यता से जुड़ा हुआ हो।
उनकी आधिकारिक जीवनी में भी उनके विजन को एक ऐसे भारत के रूप में बताया गया है जो अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता से जुड़े रहते हुए आने वाली सदियों की चुनौतियों के लिए तैयार हो। और शायद यही वजह है कि अटल जी का व्यक्तित्व राजनीति की सीमाओं से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन इतने बड़े नेता के पीछे एक बेहद सामान्य इंसान भी था। उन्हें कविता पसंद थी, संगीत पसंद था, खाना बनाने का शौक था, वो पत्रकार रहे थे और उनकी भाषा में साहित्य की गहराई इसी वजह से दिखाई देती थी। आधिकारिक जीवनी भी उनके कवि व्यक्तित्व और संगीत और पाक कला में रुचि का उल्लेख करती। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री आवास में बैठकर परमाणु परीक्षण जैसे फैसले लेने वाले नेता और दूसरी तरफ शब्दों को लेकर संवेदनशील रहने वाला कवि। शायद इसी मेल ने अटल जी को बाकी नेताओं से अलग बनाया था। अब जरा 1998 से निकलकर आज की दुनिया में आ जाइए। आज परमाणु शक्ति सिर्फ हथियार का सवाल नहीं है, ये जेट ट्रेंस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से जुड़ा हुआ। भारत के लिए 1998 का फैसला आने वाले वर्षों की रणनीतिक सोच का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। और इसी संदर्भ में 2026 में चीन से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट भी चर्चा में आई। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि चीन ने जून 2020 में लॉपनर क्षेत्र में एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, जिसकी तारीख गलवान क्लैश के कुछ दिनों बाद बताई गई। लेकिन इस दावे को तथ्य की तरह पेश करना सही नहीं होगा। चीन ने इसे खारिज किया और उपलब्ध सिस्मिक एविडेंस को निर्णायक रूप से न्यूक्लियर टेस्ट साबित नहीं माना। इसलिए ये मामला आज भी विवाद और दावे के स्तर पर है। लेकिन इस कहानी को यहाँ लाने का मकसद चीन पर कोई निष्कर्ष निकालना नहीं, मकसद सिर्फ इतना समझाना कि 1998 में अटल जी जिस स्ट्रैटेजिक दुनिया की बात कर रहे थे वो दुनिया आज भी मौजूद। देशों के बीच दोस्ती जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता भी जरूरी है। और शायद अब ये सवाल नहीं रह जाता कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे। सवाल ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी आज भी क्यों सुनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने भारत को सिर्फ एक सरकार नहीं दी थी, उन्होंने भारतीय राजनीति को एक खास तरह की भाषा दी थी। विरोधी से असहमति हो सकती है, लेकिन विरोधी का सम्मान भी किया जा सकता है। पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है, लेकिन शांति की कोशिश भी की जा सकती है। परमाणु शक्ति हासिल की जा सकती है, लेकिन दुनिया को शांति का संदेश भी दिया जा सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात, सत्ता में रहते हुए भी कविता मरनी नहीं चाहिए। अटल जी ने लिखा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। 16 अगस्त 2018 को उनकी सांसें थम गई, लेकिन उनकी आवाज नहीं थमी। और आवाज आज भी सांसद के पुराने फुटेज में सुनाई देती है, उनकी कविताओं में सुनाई देती है, पोखरण के इतिहास में सुनाई देती है, कारगिल की यादों में सुनाई देती है और उन लोगों की यादों में सुनाई देती है जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक युग के रूप में देखा था। अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, लेकिन शायद उनके शब्दों में कहें तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई, गीत नया गाना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।